नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। अमेरिकन राष्ट्रपति का टॉपिक अपन शुरू किया हुआ है अपन ने, और इसमें से 2 टॉपिक अपने जो बचे हुए हैं उनको अभी अपन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के संबंध बताइए। अमेरिका का संविधान अपन कर रहे हैं तो यूएसए राष्ट्रपति के और मंत्रिमंडल के संबंध बताइए। और दूसरा जो टॉपिक अपने यहाँ डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के साथ अमेरिकन मंत्रिमंडल की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल से संबंध के बारे में बात करते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में जो संबंध पाया जाता है उनको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, 2 पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट अपना होगा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का स्वामी है, और दूसरा अपन करेंगे राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर दोनों के संबंध निर्भर करते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल का स्वामी होता है, अर्थात औपचारिक रूप से जो संबंध है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का स्वामी होता है, या हम यूं कहें कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अधीनस्थ होती है। अब कैसे अधीनस्थ होती है, इसके अंदर अपन को यहाँ पर पॉइंट डालने होंगे कि मंत्री परिषद का निर्माण या मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है सीनेट की सहमति के आधार पर, और जनरली अपन कहते हैं कि व्यवहारिक तौर पर सीनेट इसके लिए मना नहीं करती है, तो मंत्रिमंडल का निर्माण करने वाला वो ही होता है। नंबर दूसरी बात है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहेंगे। अगर मंत्री चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है कभी भी, या मंत्री सहमत नहीं है तो मंत्री हटेगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल या राष्ट्रपति के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर तीसरी चीज़ अपन यहाँ पर ये कहेंगे कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है। जो विषय उचित समझता है, परामर्श लेना जो उचित समझे उन्हीं पर परामर्श लेता है। सारे विषयों पर परामर्श लेना अनिवार्य नहीं है। इसके पश्चात परामर्श मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि मंत्री परिषद ने चाहे परामर्श बहुमत से दिया हो या सर्वसम्मति से दिया हो, ये मानना या नहीं मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। वो उसकी इच्छा है, या वो सहमत है तो मान सकता है, नहीं तो नहीं मान सकता, अर्थात बाध्य नहीं है, चाहे परामर्श बहुमत से या सर्वसम्मति से ही क्यों नहीं दिया गया हो। इसी तरह मंत्री परिषद की बैठक बुलाना भी नियमित जरूरी नहीं है राष्ट्रपति के लिए। इस उचित समझे तो बैठक बुला सकता है। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की कार्यवाही गुप्त होती है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो शक्तिशाली है और मंत्रिमंडल उसके अधीन होती है, इसलिए वो उसका स्वामी होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट अपन यहाँ पे जो निष्कर्ष के रूप में निकालते हैं, इतना होने के बावजूद भी मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के जो संबंध है डिपेंड करते हैं कि राष्ट्रपति कैसा है। नंबर दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति का व्यक्तित्व पर ये दोनों के संबंध निर्भर करते हैं। यदि राष्ट्रपति शक्तिशाली है तो मंत्रिमंडल कमजोर होगा, और अगर राष्ट्रपति कमजोर है तो मंत्रिमंडल शक्तिशाली होता है। तो ये डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति कैसा है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही यथार्थ है कि एक कमजोर राष्ट्रपति भी शक्तिशाली मंत्री को उठा सकता है, अर्थात मंत्रिमंडल के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। और आधुनिक समय में या वर्तमान समय में तो राष्ट्रपति अपना एक निजी मंत्रिमंडल बनाने लग गया है, जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। वो इन सबसे परामर्श नहीं लेकर अपने जो विश्वास पात्र जो 2-4 व्यक्ति चुनकर रखता है, अपने पास रखता है, उनमें से उन्हीं से परामर्श लेकर अपना कार्य करने लग गया है। तो अमेरिकन राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में 2 बातें पाई जाती है कि मंत्रिमंडल अधीनस्थ है, और यथार्थ में उन दोनों के संबंध जो हैं इनके व्यक्तित्व पर निर्भर करते हैं। अब अपन दूसरा क्वेश्चन या दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के साथ में अमेरिकन मंत्रिमंडल की तुलना हम करेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों में मंत्रिमंडल की स्थिति काफ़ी अंतर पाया जाता है। अपन देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, इनकी तुलना करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि जो ब्रिटेन है, यूके है, वहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नहीं होता है, दोनों में संबंध दोनों अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि
ब्रिटिश मंत्रिमंडल या ब्रिटिश मंत्री जो होंगे वो संसद के सदस्य होंगे और संसद के सदस्य होने पर ही उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, जबकि अमेरिका में मंत्रियों के लिए कांग्रेस या संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है। अर्थात ब्रिटिश मंत्रिमंडल में मंत्री जो होंगे वो संसद के सदस्य होंगे, अमेरिका में ऐसा नहीं होगा। तो ब्रिटेन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, अमेरिका में नहीं पाया जाता है। नंबर दूसरी बात अपन ये करेंगे कि ब्रिटेन में राजनीतिक सजातीयता होती है, अर्थात जो मंत्रिमंडल है वो एक ही पार्टी से बनता है, वो पार्टी जो जीत कर जाती है, जिसे संसद में या व्यवस्थापिका में बहुमत मिलता है, उसी पार्टी की पूरी मंत्रिमंडल निर्माण किया जाता है, उसमें से ही लिया जाता है। लेकिन अमेरिका में यह आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी ले सकता है जो विपक्षी पार्टी का हो, किसी अन्य दल का हो। तो यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों को शामिल करे। तीसरा जो मेन होता है कि ब्रिटेन में जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व से बंधे हुए होते हैं। मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है प्रशासन के लिए, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। वहाँ पर हम ये कह सकते हैं मंत्री अपने कार्य, अपने पर्सनल विभाग के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व होता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है प्रशासन के लिए, मंत्रिमंडल, संपूर्ण मंत्रिमंडल जिम्मेदार होती है, जबकि अमेरिका में मंत्रिमंडल जिम्मेदार नहीं होती, वहाँ पर राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी जिम्मेदार होते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति उत्तरदायी होते हैं। इसी तरह हम बात करें कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का आकार बड़ा होता है, 20-30 मंत्री वहाँ पर आसानी से होते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा होता है। जैसा कि अपने पिछली क्लास में देखा था, केवल 15 व्यक्ति ही मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, 15 जो विभाग होंगे उन्हीं में से लिया जाता है। तो यहाँ पर बड़ा होता है, अमेरिका में छोटा होता है। इसी तरह अगर अपन बात करें मंत्रिमंडल के निर्माण की, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और जिस नाम को प्रधानमंत्री नामित करता है राष्ट्रपति उसे घोषणा कर देता है। लेकिन अमेरिका में इसका निर्माण या इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट के अनुसमर्थन पर करता है। करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन सीनेट का अनुसमर्थन या सीनेट के साथ मिलकर करता है, वो सहमति देगी तो ही वो मान्य होगा। इसी तरह अर्थात निर्माण में भी दोनों में अंतर पाया जाता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल है वो शक्तिशाली है, क्योंकि उसके पास सारी शक्तियां हैं, नीति निर्माण, नीति को क्रियान्वित करना, और प्रधानमंत्री के साथ उसके संबंध भी बहुत ज़्यादा समकक्षों के जैसे होते हैं। प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं, समकक्ष होते हैं, नीति निर्धारण मिलकर करते हैं, आपस में बैठक में भाग लेते हैं, सब काम वो करते हैं, तो उनके पास शक्तियाँ होती हैं। तो वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल शक्तिशाली है। लेकिन अमेरिकन जो मंत्रिमंडल है वो शक्तिशाली नहीं है, कमज़ोर होती है, शक्तियों का अभाव होता है, राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है। इसी तरह हम ये और कह सकते हैं कि नीति निर्धारण करने में ब्रिटिश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति नीति निर्धारण करता है, मंत्रिमंडल की भूमिका बहुत कम होती है। इस तरह इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है और हम यह निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि अमेरिका में मंत्रिमंडल तो है, किंतु मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का अभाव पाया जाता है। नीति निर्धारण करने में, बजट बनाने में, नीतियों को क्रियान्वित करने में एक सीनेट का सदस्य मंत्रियों से ज़्यादा भूमिका अदा करता है, एक सीनेट का सदस्य ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो अमेरिका में एक ट्रेंड है कि व्यक्ति सीनेट का सदस्य बनना ज़्यादा पसंद करता है मंत्रिमंडल की बजाय। तो मंत्रियों से ज़्यादा सीनेट पावरफुल होती है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति के मामले में ब्रिटिश मंत्रिमंडल शक्तिशाली है, अमेरिकन मंत्रिमंडल कमज़ोर है। अमेरिका में मंत्रिमंडल तो है, लेकिन मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन अपने आज कंप्लीट हो गए, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के संबंध भी हो गए और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से इसकी तुलना भी या दोनों में अंतर भी अपना हो गया। जनरली ये क्वेश्चन आते हैं। आज राष्ट्रपति और कैबिनेट का जो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में अपन अब कांग्रेस नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।